हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की कक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे, जो इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की अंतिम वीडियो होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिखना सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, तो आज जिन पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना, जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष और किसके आर्थिक पक्ष के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे टॉपिक रहेंगे सामाजिक पक्ष, देखेंगे हम इसका सामाजिक, जहां से जो भी फैक्ट बनेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सबको देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे इसका धार्मिक व सांस्कृतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है, और हम फिर जो फैक्ट बनेंगे हमारे आर्थिक पक्ष से, आर्थिक पक्ष, इनको देखेंगे। ठीक है ना। फिर देखेंगे कि इस महान सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे। जो फैक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो पतन के कारण, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना, हमको याद रखना है। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे या कॉन्सेप्चुअल, वो सब इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक पक्ष। किसके बारे में? सामाजिक पक्ष के बारे में। सामाजिक पक्ष। तो ध्यान देना, जब भी हमें किसी भी सभ्यता या संस्कृति के समाज के बारे में जानना होता है तो हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ये सबका पढ़ने का तरीका वही होता है। सबसे पहले देखेंगे हम कि सिंधु सभ्यता में समाज क्या था, समाज की स्थिति देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम इसमें स्त्रियों की दशा देखेंगे, स्त्रियों की दशा यानी महिलाओं की दशा क्या रहेगी। किसी भी समाज का निर्धारण महिलाओं की दशा पर ही आधारित होता है। ठीक है ना, सबसे अच्छा मूल्यांकन स्त्रियों और महिलाओं की दशा से अनुमान लगाया जाता है। फिर हम देखेंगे खान पान, वेशभूषा देखेंगे, वेशभूषा और मनोरंजन के साधन, के साधन। ठीक है, तो इनसे हम जितने भी फैक्ट बन पाएंगे उन सबको एक एक को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समाज में अगर देखें, पहला बिंदु लें हम समाज। ठीक है, समाज। तो समाज में आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक था। ठीक है ना, क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज था, सत्तात्मक समाज। यानी महिलाओं की समाज में स्थिति अच्छी थी और घर में मुखिया कौन होती थी? माताएं। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रथम ये सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक, इसलिए हम भारत को माता कहकर संबोधित करते हैं, ना कि पिता। ठीक है ना, क्या कहा जाता? भारत माता। तो मात्र सत्तात्मक था। और ध्यान देना, समाज कितने? तीन वर्गों में बटा हुआ था समाज। अगला पॉइंट, तीन वर्गों में विभाजित था, विभाजित था। इसका अनुमान हमने घरों के आकार पर लगाया कि कोई व्यक्ति ऊंचे दुर्ग रहित टीले में रह रहे हैं, ऊंचे जिनमें दुर्ग भी है, और कुछ बिना दुर्ग वाले टीलों में रह रहे हैं। तो तीन वर्ग कौन कौन से थे समाज के? तो पहला विशिष्ट वर्ग, नंबर ए डाल सकते हो, विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग। ठीक है ना, विशिष्ट वर्ग में कौन लोग शामिल थे? तो ध्यान देना, विशिष्ट वर्ग में शासक वर्ग आता था, शासक वर्ग और पुरोहित, पुरोहित वर्ग, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना, विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत। दूसरा याद रखना, दूसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है ना,
तो मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे? मध्यम वर्ग में व्यापारी, ठीक है ना, व्यापारी, किसान, कारीगर, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, जुलाहे, ठीक है, आदि कौन से वर्ग में थे? मध्यम वर्ग में। और तीसरा जो वर्ग था नंबर सी, निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग में कौन लोग आते थे? दास और मजदूर, दास व मजदूर, ठीक है ना, वो निम्न वर्ग में थे। तो सिंपल अभी तक हमने कितना जाना? समाज के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, समाज में कि समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है ना। ये सबसे फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। वहीं पर हम आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक रहेगा, ठीक है। तो समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसमें विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग थे, ठीक है। शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग को विशिष्ट में था। ये पश्चिमी टीले में रहते थे। कहां पर रहते थे? पश्चिमी टीले में, ठीक है। और ये दोनों वर्ग, निम्न और मध्यम वर्ग, ये दोनों रहते थे पूर्वी टीले में, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रत्येक नगर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। एक ये पूर्वी टीला, ठीक है, जो दुर्गीकृत था, और ये पश्चिमी टीला जो दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ग? विशिष्ट वर्ग तो रहेंगे इसमें, विशिष्ट वर्ग, उनकी सुरक्षा के लिए रक्षा प्राचीर या दुर्ग भी होता था, ठीक है। और ये रहेगा मजदूर वर्ग, ये मध्यम वर्ग प्लस निम्न वर्ग, ये पूर्वी टीले में जो दुर्गीकृत नहीं होता था, ठीक है ना, पश्चिमी टीले में। तो ये भी याद रखना। क्लियर है सभी को पॉइंट? तो पूछा जाए कितने वर्गों में था समाज? 3 वर्गों में, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। शासक और पुरोहित वर्ग को विशिष्ट वर्ग में रखा जाता था, जो पश्चिमी टीले में निवास करते थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी, किसान, कारीगर, सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, जुलाहे आदि आते थे। निम्न वर्ग में दास और मजदूर आते थे। ये दोनों कहां पर निवास करते थे? पूर्वी टीले में, ठीक है ना। ये दोनों वर्ग, ये वाले, तो ये पूर्वी टीले में निवास करते थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने, किसके बारे में? समाज के बारे में। इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे कि समाज में कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। आगे ध्यान दें, अगला पॉइंट, समाज में, हम समाज की बात कर रहे थे। तो समाज में 4 प्रजातियों के लोग रहते थे। कितनी प्रजातियों के पूछा जाए? 4 प्रजातियों की, 4 प्रजाति के लोग, ठीक है ना, रहते थे। तो इनका नाम याद रखना आपको, जिसमें नंबर 1 अल्पाइन, नंबर 2 आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन, ठीक है। नंबर 3 यहीं पर रहते थे अल्पाइन भूमध्य सागरीय, मंगोलैड। और नंबर 4 ऑस्ट्रेलॉयड। ये 4 प्रजातियों के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे। यहीं से देखो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा संख्या में, जनसंख्या में कौन सी प्रजाति के लोग थे? तो भूमध्य सागरीय। तो इसके आगे लिख सकते हो सर्वाधिक संख्या में,
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक संख्या में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और जो कहां से मिली है, जो मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली थी, डांसिंग गर्ल की, नर्तकी की मूर्ति, वो प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति की थी। तो ये भी लिख लेना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति की थी, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसमें पूछा जाएगा कि समाज में कितनी प्रजाति के लोग रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में, तो 4। अल्पाइन, ये उनके मुख, नाक, माथा, इनके आधार पर प्रजातियों का विभाजन करते हैं हम भूगोल में। तो उसमें अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड और प्रोटोस्टेलाइड, सबसे ज्यादा संख्या में कौन से रहते थे, तो भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम स्त्रियों की दशा की बात करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या था, समाज में स्त्रियों की दशा या महिलाओं की दशा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की दशा क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि समाज ही क्या था, मात्र सत्तात्मक, अच्छी थी, लिख सकते हो। ठीक है ना। और एक स्थान है मोहनजोदड़ो, वहां पर एक माता के गर्भ से एक वृक्ष के निकलता हुआ दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, वो मोहनजोदड़ो से स्त्री के गर्भ से क्या, स्त्री के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ ठीक है ना। तो इससे क्या जानकारी मिली कि महिलाओं को उर्वरता की देवी माना जाता था। क्या माना जाता था, महिलाओं को उर्वरता की देवी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये भी पूछ लिया जाता कि कहां से ये प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना। और अनेक स्थानों से, मोस्टली अधिकांश स्थानों से मातृ देवी की क्या हुई है, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। नंबर अगला आपको याद रखना है कि अब देखो, अच्छी थी परंतु कुछ कुरीतियां भी होती हैं समाज में, तो वहां पर भी सती प्रथा के साक्ष्य मिले 2 जगह से। तो ये भी लिख लेना, सती प्रथा के साक्ष्य। और मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, ये कौन से 2 स्थानों से मिले हैं, जिसमें एक लोथल और दूसरा कालीबंगन या कालीबंगा से। ठीक है ना। लोथल से कितनी, 3 युगल सावधान मिले, वैसे पीछे भी लिखवा चुका हूं, और 1 युगल सावधान कालीबंगा से। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, सती प्रथा भी प्रचलन में थी। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना है। नंबर तीसरा, जो खान पान था, सीधा फैक्ट याद रखना, खान पान में, ठीक है, खान पान में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लेते थे। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, सीधा याद रखना, सिर्फ इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वहीं हम बात करेंगे वेशभूषा की। अगला पॉइंट जो था वेशभूषा। ठीक है। तो वेशभूषा में सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती व ऊनी वस्त्र। ठीक है, ये पहनते थे। और नंबर 2, 3, 4, 5
मनोरंजन, मनोरंजन के साधन क्या थे, ठीक है ना। तो इसमें शिकार खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ठीक है, पासा खेलना, खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पक्षियों की लड़ाई, ठीक है। और इसमें नृत्य, संगीत, ये सब थे, नाच व डांस, ठीक है। तो ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। इसमें फैक्चुअल नॉलेज इतनी नहीं है, सिर्फ ये फैक्ट जो बताए जा रहे हैं इनको आप सीधा याद रखना। ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें समाज में फैक्ट बनेंगे, हमने सामाजिक दशा देखी, तो सबसे पहला फैक्ट तो यही बनता है सामाजिक दशा में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। दूसरा फैक्ट के समाज में समाज तीन वर्गों में विभक्त था, ठीक है, जिसमें विशिष्ट वर्ग था, मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था। उसमें विशिष्ट वर्ग में पुरोहित और शासक वर्ग, मध्यम वर्ग में जितने भी सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, किसान, ये सब मध्यम वर्ग में। निम्न वर्ग में दास और किसान थे, ठीक है। फिर याद रखना 4 प्रजाति के लोग थे यहाँ पर, जिसमें भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मेडिटेरियन, ये सब मंगोलाइड ये थे। सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये फैक्ट बनता। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। एक जगह से हमें क्या मिला है कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, तो स्त्रियों को उर्वरता की देवी माना जाता था, ठीक है। अनेक स्थानों पर जिसमें मोहनजोदड़ो भी है, मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं की दशा अच्छी थी, परंतु कहीं कहीं लूफोल भी हुए हैं, जैसे लोथल और कालीगंगा में सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। खान पान शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का था। वेशभूषा में सेवती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मनोरंजन के साधन में शिकार खेलना, मछली पकड़ना, ठीक है। ये सभी फैक्ट थे किसके बारे में, सामाजिक दशा के बारे में। इसको नोट डाउन करें, फिर हम देखेंगे आर्थिक पक्ष के बारे में, या पहले देखेंगे धार्मिक पक्ष। तो नोट करें इसको। अगला जो देखेंगे हम, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन कैसा था। नंबर 2, आर्थिक, सॉरी पहले धार्मिक देख लेते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी धर्म के 2 पक्ष होते हैं, क्रियात्मक पक्ष और दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष में उस धर्म से संबंधित कोई पुस्तक लिखी मिल जाए, कोई ग्रंथ मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी तो कोई भी जानकारी हमें पर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है। क्रियात्मक पक्ष में कर्मकांड पक्ष शामिल होता है, जैसे पूजा पाठ करना, ठीक है। तो हमें क्रियात्मक पक्ष की जानकारी मिली है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में किसकी क्रियात्मक पक्ष की जानकारी मिली है। क्रियात्मक पक्ष, ये कर्मकांडी पक्ष होता, कर्मकांडी पक्ष की जानकारी मिली है, ठीक है ना। किसकी नहीं मिली, दार्शनिक पक्ष की नहीं, धर्म के दार्शनिक पक्ष की नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। और ध्यान देना दूसरे पॉइंट इसमें कि 3 प्रमुख देवता थे जिनकी पूजा होती थी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखना,
तीन प्रमुख देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, इसमें ध्यान रखना तीन कौन कौन से थे ये। तो नंबर 1 मातृ देवी, मातृ देवी की, ठीक है ना, मातृ देवी की पूजा। ठीक है, नंबर 2 याद रखना है नंबर 2 पर मातृ देवी पशुपति की पूजा, और नंबर 3 एक श्रृंगी वृषभ या बैल की पूजा, बैल की पूजा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, तीन प्रमुख देवता या देवियों की पूजा होती थी, मातृ देवी की, पशुपति की। ठीक है, पशुपति की पूजा के जो साक्ष्य मिले हैं, ध्यान देना, मोहनजोदड़ो से। ठीक है ना, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं हम, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है। क्या हुई है? एक मोहर, एक मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है ना, जिस पर प्राप्त हुई है। ठीक है, जिस पर किसका अंकन है? जिस पर 6 जानवरों का अंकन है और एक पशुपति का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो ये मोहर इस टाइप की थी, इसको बना लेंगे हम, याद रखेंगे पशु पूछे जाते हैं, कौन से पशु का अंकन था कौन से का नहीं। तो एक मोहर जो प्राप्त हुई है, इसको प्राप्त किसने करा था? तो ये याद रखना, प्राप्तकर्ता जो थे, प्राप्तकर्ता पूछ लिया जा सकता किसने प्राप्त करी? अर्नेस्ट मेके ने, अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके ने इसकी खोज की थी, एक मोहर की। ठीक है, एक मोहर की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मेके ने। और इसका नाम दिया, नाम पशुपति, नाम पशुपति किसने दिया? तो वो दिया सर जॉन मार्शल ने, मार्शल ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। ठीक है ना, इस मोहर में देखो ध्यान रखना, बीच में क्या थे? एक पशुपति, ठीक है ना, एक पशुपति बने हुए थे। ठीक है, और इस मोहर के, अब ये ऐसा मानना कि इनका मुंह इधर को है, जैसे इस स्थिति में मैं खड़ा हूं, तो इनका दायां और ये इनका बायां, तो दाईं तरफ दायां और बायां पशुपति के। ठीक है ना, तो बीच में कौन हो गया? पशुपति। इधर थे हाथी और बाघ, हाथी बाघ, ठीक है ना, और इधर गैंडा भैंसा, गैंडा भैंसा। ठीक है, गैंडा और भैंसा, और यहां पर 2 हिरन, नीचे 2 हिरन। ठीक है, तो कुल 6 जानवरों का अंकन था, और प्रकार जानवरों के 5, क्योंकि हिरन 2 थे तो वो एक में ही है। तो ये पशुपति होगी। तो ऐसी मोहर कहां से मिली है? ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, जिसकी खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट मेके ने। नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। और सबसे ज्यादा जो मोहरों पर अंकन हुआ वो एक संगी बेल का हुआ। ठीक है ना, तो पशुओं के बारे में यह फैक्ट नोट करना, नोट करके सबसे ज्यादा ज्यादा मोहरों पर अंकन, अंकन एक श्रृंगी बेल का, एक श्रृंगी बैल का। ठीक है, और यहीं पर याद रखना, जानवरों के बारे में बात चल रही है, तो गाय, ठीक है ना, गाय, ऊंट, और गाय, ऊंट और तुम्हारा घोड़ा,
घोड़ा, इनका किसी भी मोहर पर अंकन नहीं है ना, किसी भी मोहर पर अंकन नहीं, मोहर पर अंकन नहीं, अंकन नहीं। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और सिंह को तो वो जानते ही नहीं थे, शेर को, सिंह को जानते ही नहीं थे, यानी अपरिचित थे, ठीक है ना। परंतु मेसोपोटामिया की मोहरों में मिली है सिंह की जानकारी, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मोहरों पर सिंह का अंकन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, देखो अच्छे से याद करना है जानवरों के बारे में। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये लोग गाय को जानते थे, ठीक है ना, जानकारी किसकी रखते थे, गाय, भैंस, ठीक है ना, बकरी, ऊंट, बारहसिंगा, ठीक है, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, इन सभी को क्या, हाथी, बाघ, ठीक है, भैंसा, ये सभी की जानकारी थी, ठीक है ना। किसकी नहीं थी, शेर की नहीं, सिंह की नहीं। तो अच्छे से देखो, इसको कवर करना। पहला क्वेश्चन तो यह था कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किन किन पशुओं की जानकारी थी, ठीक है ना। तो उनको गाय की, भैंस की, बकरी की, ऊंट की, ये सब, बारहसिंगा सब की थी, शेर को छोड़कर सबकी जानकारी थी। फिर क्वेश्चन आता कि मोहरों पर कौन कौन से जानवर थे, तो सबसे ज्यादा मोहरों पर एक संगी बैल था, ठीक है। उसके अतिरिक्त गाय, ऊंट, घोड़ा, ये भी किसी भी मोहर पर नहीं मिले हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का अंकन नहीं है, और शेर को जानते ही नहीं है। तो इनको अच्छे से करना, ठीक है ना। ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद नहीं रखे कि किन की जानकारी थी, ये रख सकते हो कि किन की जानकारी थी नहीं और किसका अंकन था नहीं। तो 3 जानवर हैं, गाय, ऊंट, घोड़ा, याद कर लेना, गाय, ऊंट, घोड़ा, किसी भी मोहर पर अंकन नहीं है, ठीक है ना। और शेर का को तो जानते ही नहीं है, तो इसका तो अंकन होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 जानवर हो गए, ठीक है ना, बाकी तो सभी को जानते थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसके बारे में, धार्मिक पक्ष के बारे में। एक संगी बैल की मोहर भी कहां से मिली है, ये मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। ये धार्मिक पक्ष की बात चली थी जिसकी, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहीं पर धार्मिक पक्ष में याद रखना है कि उन लोगों को मंदिर की जानकारी नहीं थी, क्योंकि मंदिर तो गुप्त काल में आएगा, तो फिर भी फैक्ट याद रखना, मंदिर की जानकारी नहीं। यहीं पर लिख देता हूं मैं, मंदिर की कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, जानकारी नहीं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना, जो स्वास्तिक चिन्ह है, जिसको सतिया बोल देते हैं, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो माना जाता है अभी। तो ये चिन्ह उल्टा बन गया, ठीक है ना। स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। तो स्वास्तिक चिन्ह भी किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की, संभवतः ऐसा बताया जाता है। स्वास्तिक या सतिया जिसको बोल देते हैं, वो भी किसकी, सिंधु सभ्यता की देन है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो धर्म के बारे में हम इतना इसमें जानेंगे। इसके अतिरिक्त वहां पर वृक्ष पूजा, योनि पूजा और तुम्हारा नाग पूजा, जल पूजा, ये भी प्रचलन में थे। परंतु 3 मुख्य पूजा थी, मातृ देवी की, पशुपति की और एक संगी बैल की। मंदिर की जानकारी नहीं है। स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला, हड़प्पा से। ये पूछा जाता है एग्जाम में खूब क्वेश्चन कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की। और किन पशुओं की जानकारी थी, किन की नहीं थी, कौन से मोहरों पर अंकन था, एक पशु जिसको वो जानते ही नहीं थे, सिंह, ठीक है ना। तो ये सभी फैक्ट आपको किसके बारे में याद रखने हैं,
धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन के बारे में, ठीक है ना। इसको नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष के बारे में। तो नोट करें पहले इसको। आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष देखो, आर्थिक पक्ष में जो भी फैक्ट बनेंगे हम सीधे फैक्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्योंकि ये थोड़ा प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर स्टेट विशेष दोगे या एसएससी वगैरह के लिए, ठीक है, पुलिस वगैरह के एग्जाम के लिए, तो आर्थिक पक्ष में पहले सबसे पहले ध्यान रखना प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय, ठीक है ना। प्रमुख व्यवसाय कौन कौन क्या था, तो व्यापार, ठीक है ना। व्यापार के अतिरिक्त कृषि व पशुपालन का भी प्रचलन था, कृषि व पशुपालन भी, ठीक है। परंतु प्राथमिकता किसको देगा, व्यापार वाणिज्य को, ठीक है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय सभ्यता। तो व्यापार याद रखना, ठीक है। कपास के उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, सिंडन। तो प्रमुख फसल अगर याद रखनी हो, प्रमुख फसल अगर पूछे एग्जाम में, तो गेहूं, जौ, ठीक है ना, कपास, ठीक है, ये सब प्रमुख फसलें थी। यूनानी लोग कपास को क्या कहते हैं, सिंडन। यूनानी लोग कपास को कहते थे, कपास को सिंडन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस फैक्ट को आप याद रखना, ठीक है। इसी में देखेंगे हम, किसमें, आर्थिक पक्ष में, कि इस पक्ष को हम जान चुके हैं, कौन कौन के पशुओं की जानकारी थी, किस पशुओं की जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। और दूसरा मोहरे, मोहरे जो थी वो किसकी बनी होती थी, सैल खड़ी की, जो पकी हुई मिट्टी थी, टेराकोटा, टेराकोटा पकी मिट्टी की, मिट्टी की, ठीक है। सर्वाधिक मोहरे मिली कहां से हैं, सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से, ये फैक्ट ध्यान रखना। मोहरे कहां से मिली हैं, तो ये मिली हैं मोहनजोदड़ो से। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पिछली कक्षाओं में, ठीक है ना। सर्वाधिक अभिलिखित मोहरे, जिन पर कुछ लिखा हुआ था, अभिलिखित मोहरे, ये प्राप्त हुई हड़प्पा से। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, ठीक है। तीसरा इसमें फैक्ट याद रखना, हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ, जो 16 के गुणज में था, 10 के या 12 या 20 के नहीं, 16 के गुणज में, ठीक है ना। प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, सब ये सब पिछली कक्षाओं में आ चुका है। इन फैक्टों को आप अच्छे से याद करना, ठीक है ना। फिर याद रखना, जो मृद भांड थे इस सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के मृद भांड पूछे जाते हैं, तो काले व लाल रंग के वे लाल मृद भांड प्राप्त हुए, मृद भांड प्राप्त, ये पूछे जाते हैं, हुए हैं। और इन्हीं की प्राचीनता के आधार पर हम सिंधु सभ्यता को किससे पहले पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता से, ठीक है ना। जब तक सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक हमारा इतिहास वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता था। तो लिखना, मृद भांड, भांड की उपस्थिति व प्राचीनता के कारण, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, के कारण हड़प्पा सभ्यता को,
हड़प्पा सभ्यता को किससे, हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पहले पढ़ा जाता है, सभ्यता से पहले पढ़ा जाता है, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता से पहले पढ़ा जाता है। तो प्रमुख व्यवसाय व्यापार, कृषि व पशुपालन था। मोहरें सैलखड़ी टेराकोटा की बनी होती थी। मोहरों पर किसका अंकन था, किसका नहीं था, ये सब बता चुका हूं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला जो 16 के गुणज में था। मृदभांड काले व लाल मृदभांड थे, ठीक है ना, जिनकी उपस्थिति के कारण ही हम इसको वैदिक सभ्यता से पहले पढ़ते हैं। फिर देखो अंतिम याद रख लेना, डिटेल से हम मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए हम डिटेल से पढ़ते हैं, या यूपीएससी के लिए। तो इसमें आप याद रखना पतन के कारण, सिर्फ कि इस महान सभ्यता का पतन कैसे हो गया, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ फैक्ट ऐसे ध्यान रखना कि एक कारण जो बताया गया है जो सबसे ज्यादा मान्य है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, जिस समस्या से वर्तमान समाज या वर्तमान विश्व भी जूझ रहा। कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ आ गई थी, बाढ़ से सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी में आ गई थी बाढ़, तो इससे भी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ मलेरिया की महामारी फैल गई, मलेरिया, कुछ भूकंप, ठीक है ना, भूकंप से भी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्ट वो है कारण जिनको हम डिटेल से पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आपसे केवल इसमें जो फैक्ट के हिसाब से था, हमने सामाजिक पक्ष देखा, फिर धार्मिक पक्ष देखा और आर्थिक पक्ष देखा, और फिर पतन के कारण इनको याद रख लेना कि जलवायु परिवर्तन बताया गया है, बाढ़, भूकंप, ठीक है ना। तो ये सभी क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता में हमने मोस्टली देखो सभी फैक्ट जितने बनते हैं मोस्टली को कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी देखो बड़ी सभ्यता है, इतनी कम क्लासों में इसको नहीं कराया जा सकता और भी ज्यादा डिटेल से, ठीक है। तो आप पहले इतना तैयार करना, जो ये 4 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ाई गई है आपको, इनसे कवर करना, तो आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन पूरे चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद।